हेलो हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एनआरआई अकाउंट्स का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम समझेंगे कि एनआरआई क्या होता है और एनआरआई की डेफिनेशन के बाद वो एनआरआई के अकाउंट्स क्या होते हैं वो भी समझेंगे धीरे धीरे। तो अब जो आज पार्ट देखेंगे उसमें समझेंगे हम कि एनआरआई क्या होता है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि वो इंडियन जो कि इंडिया में रेजिडेंट नहीं करता है। तो ये जो एनआरआई है ये हमारे पास जैसे कोई भी व्यक्ति हो, ये जो एनआरआई वो व्यक्ति होते हैं जो कि इंडिया के लोग होते हैं पर इंडिया इंडिया में नहीं रहते हैं और इंडिया से बाहर रहते हैं। तो ये जो एनआरआई है इसको ये लोग हैं ये कौन से अकाउंट खोल पाते हैं, इनको समझने के लिए या इनको क्या फैसिलिटीज मिलती है इंडिया में। जो ये बाहर से पैसा कमाते हैं वो इंडिया में कैसे डालेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ ये कौन से अकाउंट्स में डाल पाएंगे, कैसे इनके लिए फैसिलिटीज होती है, उसको समझने के लिए पहले अपन को समझना पड़ेगा एनआरआई क्या होता है। और एनआरआई पर एनआरआई एक ऐसी चीज है जो कि हमारे देश में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये लोग हमारे देश में फॉरेन की इनकम लाते हैं। जैसे मान लो कोई सऊदी में जाता है, कोई आईटी प्रोफेशनल है बाहर से काम करता है, तो बाहर की करेंसी हमारे देश में लाता है या बाहर की इनकम हमारे पास लाता है। तो ये हमारे देश के लिए अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा योगदान करते हैं। तो इसके लिए इनका जो एक कंसेप्ट ये होता है कि जो जो भी हमारे पास इनकी इनकम होती है उस पर इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, नो टैक्स इन इंडिया। अब जो एनआरआई है वो उसको हमारे जो कंट्री है उसमें दो एक्ट्स के अकॉर्डिंग वो डिफाइन होता है। एक तो होता है फेमा एक्ट 1999 और एक है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और एक है इनकम टैक्स एक्ट। एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि इनकम टैक्स में जो एनआरआई की डेफिनेशन है वो अलग है। और वो जो इनकम टैक्स में जो एनआरआई की डेफिनेशन है वो बताती है कि उनके पास जो इनकी इनकम होगी उस पर टैक्स के पर्पज से उन पे जो टैक्स लगेगा, जो इनकम का टैक्स है उसके पर्पज से कैसे होगा। तो टैक्स के पर्पज से उसको एनआरआई कब मानना है और एनआरआई कब नहीं मानना है कोई भी व्यक्ति को वो डिफाइन करता है। पर जो हमारा इस चैप्टर में या हमारा जो इस स्टडीज में बैंकिंग के पर्पज से, अकाउंट्स के पर्पज से कि वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है कैसे नहीं कर सकता, उसके लिए हमें केवल फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की डेफिनेशन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग एनआरआई को समझना है। तो उससे वो जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है कि एन एनआरआई इज ए इंडियन सिटीजन वो रिजाइड्स इन इंडिया। ये किसके अकॉर्डिंग है, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो ये क्या बोलती है कि जो भी कोई नॉन एनआरआई है वो होता है जो कि इंडियन सिटीजन्स है, वो रिजाइड्स इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो व्यक्ति इंडिया में 182 डेज से कम रहा है, अगर 182 डेज रहा गया इंडिया में तब तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिडेंट इंडियन बोलेंगे, एनआरआई नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर 182 डेज से लेस रहा है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन रहेगा। पर ये क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। या ऐसा पर्सन जो कि गोन आउट ऑफ इंडिया और वो स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई रोजगार के लिए चला गया तो 182 डेज के लिए, जैसे मान लो कोई रोजगार के लिए चला गया, चाहे एक दिन के लिए ही चला गया हो, जब वो चला गया, जैसे मान लो 15 अप्रैल 2020 को कोई पर्सन वो पर्सन गया तब वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भले ही इंडिया में रहा हो पर वो फिर भी वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और वोकेशन जाता है इंडिया आउटसाइड में। सो ये सब डेफिनेशन और में है फेमा एक्ट की। तो वो ये भी क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा। या वो पर्सन जो कि इंडिकेटिंग वो जा रहा है बाहर, कि भाई वो बाहर जाना चाहता है, पर्सन इंटेंशन शो कर रहा है कि यार मैं रोजगार के लिए जा रहा हूँ या मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ, वोकेशन के लिए जा रहा हूँ, बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, पर मेरा पीरियड अनसर्टेन है, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलेंगे फेमा एक्ट के अंतर्गत। उसको भी क्या बोला जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोला जाएगा फेमा एक्ट के अंतर्गत। ये जो तो बेसिकली जो मोटा मोटा फेमा एक्ट है उसका जो नॉन रेजिडेंट इंडियन वो पर्सन है इंडिया की नेशनलिटी का, इंडियन सिटीजन का, जो कि जो कि
जो कि अब्रोड जाता है बिजनेस के लिए या वोकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, या इनके इंटेंशन से जाता है और उसका पीरियड अनसर्टेन है, तो उसके उसको क्या बोला जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन बोला जाता है। अब इसमें एक जैसे मान लो कि आप लोग, आप कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अब्रोड जाते हैं, तो स्टूडेंट्स है वो अब्रोड जाते हैं, स्टूडेंट्स अब्रोड जाते हैं, तो जो स्टूडेंट्स अगर अब्रोड गए तो वो उसमें क्या है, उनका पीरियड तो बिल्कुल सर्टेन है कि मान लो 2 साल के लिए पढ़ने जा रहे हैं, कोई कोई मास्टर्स का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं या किसी और कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो उनका पीरियड तो सर्टेन है। पर फिर भी वो जो फिर भी आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला है और उसने बोला है कि भाई जो वो भी क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। पर जैसे आप एक शॉर्ट ट्रिप के लिए फॉरेन जा रहे हो, 2 दिन के लिए आप जाके आ गए, तो आप जब मान लो कि आप एक शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हो और वापस आ गए, तो वो एनआरआई नहीं कहलाएगा। या फॉर एग्जांपल आप टूरिस्ट, कोई टूरिस्ट है जो कि आप टूरिज्म के लिए बाहर जाके आ गए, तो वो भी क्या, आप तब एनआरआई नहीं कहलाएंगे। 2 दिन के लिए आप जाके आ गए तो वो भी, तब भी आप एनआरआई नहीं कहलाएंगे। पर जो इंडिया के लोग हैं जो कि पोस्टेड है, जैसे वर्ल्ड बैंक में पोस्टेड है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आईएमएफ में पोस्टेड होगा या कहीं भी अब्रोड पोस्टिंग होगी, तो वो क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा। फेमा एक्ट के अंतर्गत एनआरआई कहलाएगा। अब इसमें एक एस्पेक्ट और होता है, वो होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे हमारे जो कई लोग हैं कि जो कि इंडिया के थे पहले, पर अब वो क्या हुआ कि वो बाहर चले गए और वहाँ परमानेंटली सेटल हो गए, वहाँ पर परमानेंटली सेटल हो गए, तो उनको भी क्या बोलते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का एक कार्ड देते हैं, पीआईओ कार्ड देते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि उनके पास कभी भी एक इंडियन पासपोर्ट रहा हो, मतलब इसका मतलब वो पहले कभी इंडियन सिटीजन रहे होंगे, ही सी और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और हिज हिज हर ग्रैंड पेरेंट्स वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। या तो वो कभी सिटीजन ऑफ इंडिया रहा हो, या उसके पेरेंट्स, या मतलब कोई भी पेरेंट्स, मदर या फादर में से, या ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर में से कोई भी इंडियन सिटीजन होगा और वो वहां पर सेटल हो, तो भी इसको क्या बोला जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा, पीआईओ बोला जाएगा। ठीक है। या जैसे मान लो कि कोई या जो कोई भी पीआई है या कोई भी इंडियन सिटीजन है, उसकी जो वाइफ है, उसकी जो स्पाउस है, उसको भी क्या बोला जाएगा, उसको भी क्या बोला जाएगा, पीआईओ बोला जाएगा। जैसे मान लो कोई पीआईओ है या इंडियन सिटीजन है, चाहे पीआई हो या इंडियन सिटीजन हो, दोनों के स्पाउस को, मतलब कोई, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, पीआईओ बोला जाएगा। जैसे मान लो कि आप इंडिया में कोई पर्सन रह रहा है और उसको फॉरेन नेशनल से, मतलब उसकी शादी हो गई फॉरेन पर्सन से, तो उस फॉरेन पर्सन को पीआईओ माना जाएगा, उसके स्पाउस हो गया ना वो। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को ये फैसिलिटी नहीं है। बांग्लादेश या पाकिस्तान का जो सिटीजन है वो पीआईओ की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि बांग्लादेश और ये पाकिस्तान वाले हैं, क्योंकि वो तो वो हो सकते हैं उनके दादाजी वगैरह इंडिया के हो, और पर ये क्या कि मिसयूज कर लेंगे इस फैसिलिटी का। ये पीआईओ वाले जो लोग होते हैं ना, इनको क्या फैसिलिटी रहती है कि इनको क्या होता है कि भाई इंडिया में ये आ सकते हैं, इनको वीजा वीजा जो है वो अब ये पीआईओ में क्या हो गया कि एक हम इंडिया ने एक निकाली, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहले क्या था, पीआईओ अलग होता था और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अलग होता था। पर जब से 2015 से ऐसा हुआ है कि ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में ही पीआईओ इंक्लूड हो गए हैं, पीआईओ भी इंक्लूड हो गए हैं। और इनको क्या होता है कि इंडिया में इनको मतलब वीजा वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है, ये फ्रीली आके यहाँ पर कोई भी बिजनेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेस, और ये इंडिया में मतलब वीजा फ्री आ सकते हैं ये लोग। तो ये इसलिए चाहते हैं हम लोग, ये लोग इंडिया में, ताकि ये इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो हमें फायदा ही रहेगा ना, क्योंकि इनको लगेगा कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर इसमें बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोग इन्वॉल्व नहीं है। और जिसमें देखिए पीआईओ जो कार्ड है वो इशू नहीं किया जाता, जैसे पासपोर्ट की तरह कार्ड होता, केवल अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ही इशू किया जाता है 2015 के बाद। तो जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे वो सारे के सारे पीआईओ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और ये सारे लोग वो हैं, मोटा मोटा आप ये समझो
कि जो इंडिया के पहले रेजिडेंट इंडिया के सिटीजन थे पर वहां बाहर चल के सेटल हो गए, या वो है कि जिनके मदर फादर या दादाजी दादी जी हैं वो इंडियन सिटीजन है, या जिनका जो स्पाउस है वो इंडियन सिटीजन है या पीआईओ, खुद ही पीआईओ या इंडियन सिटीजन, और बांग्लादेश और पाकिस्तान को इसमें अलाउ नहीं है। अब इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जो फेमा एक्ट है उसका जो पर्पज है ना वो ये बताना है कि भाई कि भाई कौन जो अकाउंट्स वगैरह या इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि फेमा का जो पर्पज है वो फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट है, क्योंकि बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज है, वो फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो जो फेमा एक्ट का पर्पज है उसके लिए जो उसमें जो एनआरआई है उसमें जो अपन ने पहला एनआरआई पढ़ा ना अभी, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि भाई हाँ कि भाई वो बाहर कोई काम से गया है कैसे गया है वो भी इंक्लूड है, वो एनआरआई एंड पीआईओ भी इंक्लूड है। तो दोनों उस एनआरआई की ब्रॉड डेफिनेशन में एनआरआई स्लेश पीओ दोनों इंक्लूड है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप बुक में देखेंगे तब भी आपको इस तरीके ए एंड बी करके दिया हुआ मिलेगा, मतलब उस एनआरआई में एनआरआई एज वेल एज पीआईओ दोनों इंक्लूड है। जो पीआईओ वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत सारी क्या है कि इनमें जो मतलब जैसे एनआरआई है उनको क्या है कि इंडिया में ये लोग जो एनआरआई है इनको अभी वोटिंग राइट भी देन वोटिंग भी राइट है, ये लोग इंडिया में आके वोट भी कर सकते हैं, पर क्योंकि ये तो एनआरआई हैं बस इंडिया के इतना ही, तो बाहर कुछ काम से गए हैं बस, तो ये वोट भी कर सकते हैं। और अभी ऐसी फैसिलिटी भी लाने की बात चल रही है कि पोस्टल वोट डाल सके, पर पीआईओ वोट नहीं कर सकते इंडिया में, ये पीआईओ वोटिंग का राइट नहीं है पीआईओ को, ये क्यों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर फेमा एक्ट की डेफिनेशन के अंदर जो कि भाई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पर भाई उनको कैसे अकाउंट कौन से अकाउंट में कैसे पैसे डाल सकते हैं, उसके लिए जो एनआरआई डिफाइंड है उसका मतलब उसमें एनआरआई भी आ रहा है और पीआईओ भी आ रहा है। जब आगे हम बहुत सारे एनआरआई अकाउंट समझेंगे तो उसमें आपका ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से काम में आएगा। वो भी आपको समझ में आ गया हो क्योंकि हमने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें अगर आप इनकम टैक्स की डेफिनेशन जाएंगे एनआरआई की तो काफ़ी डिफरेंट है और वो आपको कंफ्यूज कर देगी। हमारा पर्पज वहाँ पर ये नहीं है, हमारा पर्पज इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या जो हम चाहते हैं कि जो एनआरआई है वो या पी एनआरआई मतलब एनआरआई और जो पीआई हो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, बाहर से ज़्यादा पैसा भेजे, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी हमने बनाई है उनके बारे में देखना है, नहीं कि उनको टैक्स कैसे लगता है, इनकम टैक्स कैसे लगता है उसके बारे में नहीं है। ठीक है, ये अकाउंट्स क्या होते हैं ये हम बाद में देखेंगे, पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन वर्किंग विद फॉरेन गवर्नमेंट अब्रोड इज, जो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर गया है तो एनआरआई हो जाएगा, रेजिडेंट इंडियन नहीं है, पीआईओ नहीं है और फॉरेनर नहीं है। ए इज इंडियन वो नाउ सेटल्ड इन यूके, ए कोई पर्सन था वो यूके में सेटल हो गया और उसने बी से शादी कर ली, मैरिड टू वी फॉर फ्रॉम वो केन्या बट नाउ ए ब्रिटिश सिटीजन। उसने बी से शादी करी जो कि अब क्या है ब्रिटेन में है, यूके में, और सिटीजन है ब्रिटिश सिटीजन। दे हैव 2 चिल्ड्रन, उनके 2 चिल्ड्रन है, एक है सी एंड डी, वो लंदन में बोर्न हुए, और जो सी है इज नाउ टू मैरिड टू ए पाकिस्तानी सिटीजन एंड सेटल्ड इन कराची। अब डी इज वर्किंग इन लंदन और ये पूछ रहा है कि भाई डी का स्टेटस क्या है, तो आप देखेंगे जो डी है जो इसके उसके जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, इंडियन है, तो डी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएगा। पर अगर सी के लिए पूछा जाएगा तो सी को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि उसके सी क्या है, सी इज सेटल्ड इन कराची, मतलब सी क्या हो गया, एक पाकिस्तानी सिटीजन हो गया, सी क्या हो गया, पाकिस्तानी सिटीजन हो गया। तो डी को तो इंडियन ओरिजिन माना जा सकता है पर सी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलाउ नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, इस तरीके से केस स्टडी के क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, ये हमने जस्ट एग्जाम्पल के लिए प्रीवियस क्वेश्चन। ये एनआरआई ये आपके बुक में ऐसे दिया हुआ है तो उसको हमने ये क्वेश्चन है ये लिया है। एनआरआई इज ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया वो इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, a Indian citizen who proceed abroad for employment, business, vocation, indicating indefinite period of outside working abroad on assignment with foreign government, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल एमएनसी के साथ अगर कोई काम करने के लिए बाहर जाता है, या ऑफिशियल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डेप्यूटेड अब्रोड ऑन असाइनमेंट्स विद फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन
और पोस्टेड टू देयर ओन ऑफिसेज इंक्लूडिंग इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रॉड। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? एनआरआई कहलाएंगे। ठीक है, ये एनआरई वगैरह अकाउंट्स के बारे में अगला चैप्टर में देखेंगे। तो आपको आई होप कि ये एनआरआई का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फेम एक्ट के लिए जो एनआरआई हमने ये पढ़े और जो पीआईओ है वो दोनों के दोनों ही कंबाइंडली क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जब भी हम एनआरआई बोले, अब जब भी ये एनआरई वगैरह अकाउंट के लिए, तो उसका मतलब वो है एनआरआई अकाउंट्स की हम जब बात करेंगे, दैट इज बोथ फॉर एनआरआई एज वेल एज ओसीआई होल्डर या पीआईओ होल्डर। जो पीआईओ जो 2015 से खत्म हो गया है, पर जिसके बाद जिनके पुराने पीआईओ है वो मतलब 15 साल के लिए होते हैं, वो तो चलते रहेंगे, पर नया उनको पीआईओ नहीं मिलेगा, वो ओसीआई में ही काम आ जाएगा। उनका जो वीजा है, उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, या वो लंबे समय तक का वीजा रहता है, फिर उसको रिन्यूअल वगैरह कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अब अगले पार्ट में हम अकाउंट्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।